ओके क्लास, हम लोग आज न्यूट्रिशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे न्यूट्रिशन के बारे में। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, आप जो फूड इनटेक करते हो या प्लांट में जो फूड वगैरह बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है और किस तरह से हमारी बॉडी में हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो हम इसको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन के व्हाट इज न्यूट्रिशन। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जब कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे यूजफुल मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हमें यानी कि ज़िंदा रहने में हमारे लिए हेल्प करते हैं, और जब हम उस मटेरियल को इनटेक करते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं। और इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन यानी कि ये पूरा प्रोसेस दिस इज़ नोन एज न्यूट्रिशन, कि आप उन चीज़ों को ऑब्टेन करते हो, यानी कि आप उन यूज़फुल मटेरियल को, यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, एक तरह से आप भी समझ लो पार्ट्स, यानी कि कंपोनेंट्स। यानी कि फूड बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है ना, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो अलग अलग अगर हम इनकी बात करें, प्रोटीन अलग कर दिया, कार्बोहाइड्रेट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स। ये फूड के पार्ट्स हैं, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं, ये फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम इनटेक करते हैं, हम अपनी बॉडी में ऑब्टेन करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज़िंदा रह सकें। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ये किस लिए ज़रूरी है? ये हमें ग्रो करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कौन किस किस तरह की न्यूट्रिशन होती है। एक होती है ऑटोट्रॉफिक और एक होती है हीटरोट्रॉफिक। ये आपको पहले पिछले चैप्टर्स में मैंने पढ़ा दिया है, तो लिहाजा मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं बढ़ जा रहा, लेकिन आपको मैं फिर भी इससे रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स, इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो प्लांट है, और इसकी एग्जांपल जो हैं वो एनिमल्स वगैरह जितने भी होते हैं। ये हेटरोट्रॉफिक फंजाई भी हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब मैं आपको वो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसी मैंने आपको बता दिया था। तो मैं फिर बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, और ऐसी न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बाहर से फूड ऑब्टेन करते हैं और अपनी बॉडी में फूड बना नहीं सकते, वो हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स कहलाते हैं, हेटरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और ऐसी न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे, प्लांट्स की क्या मोड है न्यूट्रिशन का। तो मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक के बारे में बता दिया कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। ये खुद अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और सनलाइट भी आ रही है, साथ में सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं, वाटर है, ये प्लांट की बॉडी में जा रहे हैं। और इन तमाम तर चीज़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, ये दिख रहा है वाटर एंड मिनरल्स इसके अंदर होते हैं पहले से। तो इन सब चीज़ों से मिलके फूड बनता है। साथ में फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है, और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल आउट कर देते हैं, जो कि फिर हम अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो प्लांट्स उसको एक्सहेल कर देते हैं और वो एनिमल्स के लिए काम आती है, यानी कि हम उसे इनहेल करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये वाला पूरा प्रोसेस प्लांट्स की फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मेक। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मेक, MEKE, मेक। यानी कि लाइट की मदद से आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब मेक, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो अपनी कोशिश करें, जिनके पास बुक्स हैं वो तो अपनी बुक्स सामने रखा करें,
ताकि अगर कोई पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप लिख लें, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है वो अपने किसी रजिस्टर में लिख लिया करें, कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं है, वरना आपको PDF तो आपके पास मौजूद होता ही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है यानी कि लाइट के जरिए कुछ बनाना, कुछ मेक करना। और क्या मेक करते हैं प्लांट्स? फूड मेक करते हैं, फूड बनाते हैं। और यहाँ पे फूड, यहाँ पे आप दिख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरी इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये पेपर में आती है। सनलाइट के जरिए, सनलाइट होनी चाहिए और प्लांट क्लोरोफिल, प्लांट्स के अंदर तो मौजूद होता है, मैंने आपको पढ़ाया है क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, फिर क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स अपनी बॉडी में फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। यानी कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट को वाटर चाहिए H2O, प्लांट को सनलाइट चाहिए, प्लांट को क्लोरोफिल चाहिए, जब जाके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस इज द फूड ऑफ प्लांट, C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज, ओके, ये लिखा हुआ है ग्लूकोज। सिंपल शुगर, ये प्लांट की सिंपल शुगर होती है। और इसके साथ साथ प्लांट सारा वाटर यूज नहीं करते, थोड़ा वाटर बच जाता है, और साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और ऑक्सीजन एक्सहेल आउट हो जाती है। और वो कौन यूज करते हैं? एनिमल्स वगैरह, ठीक है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट से लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ना, हम अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकल के इन्वायरमेंट में चली जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। और प्लांट सनलाइट की हेल्प से प्लस वाटर की हेल्प से और इसके अलावा क्लोरोफिल इनकी बॉडी में पहले से मौजूद होता है प्लांट्स की बॉडी में, तो इन सब चीज़ों से मिल के ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। और ग्लूकोज के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स H2O के यानी कि वाटर के बच जाते हैं, और साथ साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एनिमल्स की यूज में आते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद लाइट। क्योंकि ये प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी कि लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी लाइट। कोई ऑर्डिनरी लाइट आप अपने घर में जो लाइट्स होती हैं उनकी वजह से नहीं, प्लांट सनलाइट के अंदर एनर्जी होती है, सनलाइट के अंदर वो कुछ ऐसी रेज होती हैं जिनकी वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है। विदाउट सनलाइट ये प्रोसेस नहीं हो सकता। सनलाइट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि अदर। हीट्रोस का मतलब होता है अदर, एंट्रोफ का मतलब न्यूट्रिशन नहीं कि अदर न्यूट्रिशन। अदर का मतलब दूसरी बॉडी में, दूसरी जगह से फूड ऑब्टेन करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर आप उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो हैं वो हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब हीटोट्रॉफिक के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पैरासिटिक, आप बाकी ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स मैं आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हर्ब्स एंड प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि अगर जो कि घास वगैरह ग्रीन प्लांट्स खाते हैं ना, दैट दोज एनिमल्स आर नोन एज कंज्यूमर्स, जिनको हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और फिर इन हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स खाते हैं, यानी कि जो मीट लवर्स होते हैं, जो कि गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं, तो वो भी कंज्यूमर्स ही होते हैं। तो कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूम करते हैं, यानी कि फूड कंज्यूम करना। कंज्यूम मतलब इस्तेमाल करना। जो जो हर्बीवोर्स भी कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवोर्स भी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स क्या कंज्यूम करते हैं, क्या यूज करते हैं? प्लांट्स को फूड के लिए। और कार्निवोर्स मीट यानी कि गोश्त वगैरह जो खाते हैं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं। पैरासिटिक, व्हाट इज़ पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आपने पढ़ा हुआ है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी और बॉडी में रहकर फूड ऑब्टेन करते हैं और साथ साथ उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल है कैस्क्यूटा प्लांट, कसाइथा प्लांट, लीचेस, टेप वर्म, ये सारे पैरासाइट्स हैं। प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स में भी मतलब एनिमल्स में भी होते हैं पैरासाइट्स कुछ, जैसे लीच हो गया, टेप वर्म हो गया। प्लांट्स में ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। यानी कि ये जिस बॉडी के अंदर, जिस बॉडी में ये रह रहे होंगे वहां पे, यानी कि जिधर भी रह रहे होंगे, जहां से भी अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होंगे, तो जिधर से ये फूड ऑब्टेन कर रहे होंगे ना, उसको नुकसान भी पहुंचा रहे होंगे और साथ में उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, कोई फायदा नहीं हो रहा होगा उनको, उनको सिर्फ नुकसान मिलेगा जिसकी बॉडी से फूड ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, जैसे लीच क्या करती है, लीच हमारी बॉडी पे अगर लग जाए तो हमारी बॉडी से खून चूसती है, यानी कि ब्लड सक करती है, तो हमारी बॉडी के लिए तो नुकसान है ना ये, दिस इज समथिंग नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। तो लीच वगैरह जो है, या टेप वर्म इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी के अंदर रहता है, किसी डिसऑर्डर की सूरत में ये टेप वर्म रहता है। अभी कैसे आता है, क्यों आता है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी बस इतना याद रखना है कि ये आपकी बॉडी में आ जाता है किसी तरीके से। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स, अब ये कसाइथा और ये कैस्क्यूटा प्लांट्स जो हैं, ये भी पैरासाइट्स हैं। ये किसी और प्लांट की बॉडी में रहते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट्स के साथ मिले हुए होते हैं, उनकी बॉडी से फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखते हैं ये। ठीक है, और साथ में नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जब ये जिसकी बॉडी में ये रह रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं होस्ट, उनको क्या कहते हैं, होस्ट, और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट, यानी कि कोई फायदा नहीं होता। और ये न्यूट्रिशन क्या कहलाती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये फिर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, कैस्क्यूटा, हुक वर्म्स, टेप वर्म्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करें, जैसे जब कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो वो डिकम्पोज होता है, यानी कि वो ब्रेक होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया, फंजाई उस पे आते हैं, या कुछ दिन के लिए अगर ब्रेड को ऐसी छोड़ दो तो वो डिकम्पोज होने लगती है, ग्रीन ग्रीन सा मटेरियल आने लगता है। तो फंजाई जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं, और ये सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो होते हैं वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हैं वो फूड ऑब्टेन करते हैं। जो जिंदा चीज़ें मर जाती हैं और उसके बाद उस बॉडी में से जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ऐसी न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम, यानी कि जो अब हमारी बात हो रही है, यानी कि हम एनिमल्स वगैरह, जो प्रॉपर एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में बाकायदा सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया पूरा है, हमारा स्टमक है, हमारा माउथ है, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जो जिस तरह से अपने माउथ से फूड ऑब्टेन करते हैं और फिर वो स्टमक में जाता है हमारे, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर एनर्जी बनती है, तो हम जिस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं ना, दिस इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। और फिर ये फूड जो है जब वेस्ट, यानी कि वो पार्ट फूड का जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं होता, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं अमीबा। अमीबा किस तरह से फूड ऑब्टेन करता है। अमीबा यहाँ पे लिखा हुआ है कि
अगर ये अमीबा है, अमीबा की कोई शेप नहीं होती, अमीबा क्या करता है, अमीबा को जैसे ही नज़र आता है ये कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये फॉर सपोज ये फूड पार्टिकल है, और अमीबा ने इसको देख लिया, और अमीबा क्या करता है, इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से गैप बनाना शुरू करता है, गैप। जैसे गैप बनता है इसको ये सक कर लेता है, खींच लेता है, और इस तरह से ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है, और ये कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर। मैंने आपको फूड वैक्यूल पढ़ाया हुआ है, और ये जो फूड बाहर से ऑब्टेन किया होता है फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है, फिर इसी में डाइजेस्ट होता है, अमीबा एनर्जी यूज़ कर लेता है, और बाकी जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर निकाल देता है वापस। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह पैरामीशियम में भी यही होता है, इस तरह से ये गैप बनाता है, जिसे कहते हैं ग्रूव, यानी कि खड्डा जैसे होता है ना, खोदते हैं खड्डा तो गैप आ जाता है ना बीच में, तो इसी तरह से पैरामीशियम भी इस तरह से होलो करता है, यानी कि बीच में जगह बनाता है, और यहाँ से सारा फूड ऑब्टेन करता है और फिर इसे बर्न कर देता है। फिर इसके अंदर भी होता है, फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है, उसमें डाइजेशन होती है, और फिर जो डाइजेशन के बाद एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है, और बाकी जो वेस्ट होता है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, अच्छा, एक एंजाइम होता है, एक आपकी बॉडी में, सॉरी एंजाइम कह रहा हूँ, आपकी बॉडी में मैंने आपकी बॉडी में भी पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक सेल के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ा था, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता था, सेल सुसाइड जब करने लगता था, जब सेल को डिस्ट्रॉय होना था, तो वो लाइजोसोम जो था वो लाइजोजाइम निकालता था, और फिर पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता था, लाइजोजाइम पूरा सेल को खा जाता था एक तरह से। तो ये लाइजोसोम क्या करते हैं, ये अमीबा की बॉडी में भी और पैरामीशियम की बॉडी में भी मौजूद होते हैं, और इसमें से क्या निकलता है, लाइजोजाइम निकलता है, और लाइजोजाइम इस फूड को डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, लाइजोजाइम इस फूड को डाइजेस्ट करवाता है, फूड वैक्यूल की तरफ ये लाइजोजाइम आता है, और इसको डाइजेस्ट करवा के जितना वेस्ट मटेरियल बाकी होता है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाकी एनर्जी यूज हो जाती है। बहुत सिंपल सा था ये, आप पढ़ लोगे तो उसको आप खुद भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आता है आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग। अच्छा ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप लोग, अब हम पूरा वो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं जो कि प्लांट्स के लिए यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स, वो कंपोनेंट्स जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स के लिए ये सारे मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को इनकी बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि प्लांट्स को कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्रेमवर्क हैं, इनके बगैर तो प्लांट जिंदा रह ही नहीं सकते। सही है, अच्छा, फिर आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये मिनरल एलिमेंट्स हैं। अब ये सॉइल से जो मिट्टी होती है ना उसमें ये सारे होते हैं, कुछ मैक्रो में आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैक्रो में से भी जो सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत होती है वो ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। फिर उसके बाद आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, प्लांट्स को इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ग्रोथ की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से इनकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन इनसे ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इन, अच्छा, बहुत सारे ऐसे, अभी तो इनमें बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत कम इसमें न्यूट्रिएंट्स बताए हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लांट को इनकी जो अमाउंट होती है ना वो बहुत कम, मतलब इनकी अमाउंट बहुत कम होती है, प्लांट की बॉडी में इनकी अमाउंट बहुत कम होती है और इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि प्लांट अपनी जिंदा रहने के लिए जो वर्किंग करता है प्लांट बॉडी के अंदर होती है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। और जब आप हायर क्लासेस में, अगर आपको बॉटनिस्ट बनना है तो आप हायर क्लासेस में पढ़ लोगे। बहरहाल आपको बस इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल आपने बस इसको पढ़ लेना है कि कोई भी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। फ्रेमवर्क यानी कि प्लांट्स इनके बगैर तो जिंदा रह नहीं सकते। कार्बन और हाइड्रोजन इज द बेस कंपोनेंट्स, दीज आर द बेस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अच्छा फिर नीचे आते हैं तो ये रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल होता है। नाइट्रोजन आप अमाइनो एसिड, जो आपका प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। और नाइट्रोजन की वजह से, यानी कि नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। अमाइनो एसिड किससे मिलके बनता है, नाइट्रोजन से। तो अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन क्या है, इट्स अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल एलिमेंट। ठीक है, और ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि प्रोटीन इसी से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन से। इसके अलावा क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए, एंजाइम्स वगैरह भी कुछ नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं। ठीक है, अच्छा अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपने देखा हुआ है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट हो जाती है ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ नहीं होती फिर। इसके अलावा जो प्लांट्स जितने बड़े एरिया पे जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो कम हो जाती है। इसके अलावा रिड्यूस यील्ड्स, ठीक है, फॉइलेज पेल ग्रीन यानी कि येलोइश ग्रीन कलर के होने लगते हैं प्लांट्स। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में मेनी एंजाइम्स इन प्लांट सेल्स रिक्वायर मैग्नीशियम एंड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों मिलके क्लोरोफिल भी बनाते हैं, क्लोरोफिल एंड एज वेल एज यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम्स, एंजाइम्स को भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स और क्लोरोफिल होते हैं ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है और इनकी वजह से इनका एंजाइम और क्लोरोफिल का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। और जाहिर सी बात है ये एंजाइम्स और ये क्लोरोफिल नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अच्छा अगर मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होता है। मैग्नीशियम deficiency is most prevalent on sandy textured soils which are subject to leaching, particularly during seasons of excess rainfall. The predominant symptom is interveinal chlorosis, dark green veins with yellow areas between the veins. The bottom leaves are always affected, first as shown in the figure. अच्छा आपने देखा है जहां पे बहुत ज्यादा रेत वगैरह होती है, यानी कि सैंड, एक तो हमारी नॉर्मल मट्टी होती है ना, ये रेत में और मट्टी में जमीन आसमान का फर्क है। तो जहां पे सैंडी यानी कि जो रेत वगैरह जैसी सॉइल होती है ना, जहाँ पे थोड़ा टेक्सचर जो है वो मट्टी का रेत जैसा होता है, वहां पे ये सिम्टम्स नजर आते हैं प्लांट्स में। वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के उनके लीव्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर की वेन्स हैं और साथ में ये येलो 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 इनके पैचेस पड़े हुए हैं, डॉट्स पड़े हुए हैं और इन कवर्ड है, यानी कि येलोइश ग्रीनिश कलर की अपीयरेंस है जो नॉर्मल, अगर मैग्नीशियम लो मैग्नीशियम है तो इस तरह की अपीयरेंस होगी, और जो हेल्दी प्लांट होता है वो इस तरह का ग्रीन कलर का होता है। इसका मतलब ये है कि इस प्लांट में मैग्नीशियम की कमी नहीं है। ठीक है, और इस डिजीज को कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्या कहते हैं इसको, इंटरवेनल क्लोरोसिस। अच्छा
तो ये तो आपने इजी सा था, ये पढ़ लिया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये उन प्लांट्स में ज़्यादा होता है जो कि जहाँ पे रेत जैसे सॉइल होती है ना, सैंडी टेक्सचर्ड सॉइल्स होती हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उन सॉइल्स में, उन वैसी मिट्टी में मैग्नीशियम की अमाउंट कम होती है। ठीक है। और आपने नाइट्रोजन का पढ़ लिया, नाइट्रोजन में क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, इसमें डॉट्स पड़ते हैं पेल ग्रीन कलर के। यहाँ पे पूरा मैग्नीशियम जो है यानी कि मैग्नीशियम की लो क्वांटिटी की वजह से पूरा लीव येलो येलो हो गया ना, यहाँ पे पैचेस पड़ जाते हैं, डॉट्स पड़ जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होती है, जो खाद वगैरह डालते हैं ना, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। असल में होता यह है कि जब सॉइल में मिनरल्स नहीं होते, जिन सॉइल में, तो वहाँ पे खाद डाली जाती है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, ताकि वो इन दोनों एलिमेंट्स की कमी को पूरा कर दे, नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की। इसके अलावा फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। कि अगर सॉइल में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो फर्टिलाइजर्स डालने से पूरा हो जाएगी। इस तरह से फर्टिलाइजर्स इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है। और क्रॉप्स वगैरह फास्टर ग्रो होती हैं। ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर्स के कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, यानी कि हैजर्ड्स क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम्स, हैजर्ड्स को कहते हैं प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से पैदा होती हैं, जिसमें सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, यूट्रोफिकेशन, ये सब आता है। तो अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। असल में होता ये फर्टिलाइजर्स में भी तो केमिकल ही होता है ना। तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इसको डालते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे वाटर वगैरह पॉल्यूट हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी सॉइल भी, जब उसमें अगर सॉइल को भी ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र की और फार्मर्स फिर भी डाल रहे हैं, तो सॉइल वगैरह जो होती है वो भी प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है। तो इसमें पहली जो है वो ये है, soil nutrient holding capacity. The massive quantities of inorganic fertilizer affect the soil nutrients holding capacity. यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर सॉइल पहले से फर्टाइल है, सॉइल को ज़रूरत नहीं है, और आप उसमें और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाले जा रहे हो कि और ज़्यादा प्लांट को मिनरल या न्यूट्रिएंट मिले, तो आप एक बात बताओ, अगर एक ग्लास पहले से फुल है पानी से और आप उसमें मज़ीद पानी डालोगे तो वो ग्लास में से तो पानी बाहर ही आएगा ना। तो सेम इन द केस यही है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, सॉइल के अंदर पहले से ही मिनरल्स मौजूद हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो ये जो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी होती है मिनरल्स की, यानी कि सॉइल मिनरल्स को होल्ड करती है ना, सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगी फिर अगर एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर डालने से। यूट्रोफिकेशन, द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो डिग्रेड द इकोसिस्टम। यानी कि जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ होता है तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होता है। तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत एक्सेस अमाउंट में हमारे इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। फिर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, और ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है, क्या इसका रीज़न है, ये आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारी हमारी स्पेस में मौजूद होती है, और हमारी अर्थ को इसने घेरा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड ने। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, सनलाइट जो है ना, वो इस नाइट्रस ऑक्साइड में से पास होती हैं।
और फिल्टर आउट होके हमारी अर्थ पे आके गिरती हैं ये रेज सन की। नाइट्रस ऑक्साइड इसमें हेल्प करता है। लेकिन अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड हमारी अर्थ के अंदर आ जाए और हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट इससे ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आएगी तो वो ऑब्वियसली हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करेगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड में मसला क्या है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए तो एक तरह से बेनिफिशियल होता है, लेकिन एनिमल्स भी तो है ना, तो एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बुरा होता है। तो बैलेंस रखना पड़ता है, बैलेंस आउट हो जाएगा तो मसला हो जाएगा। तो फिर सॉइल एसिडिटी। अच्छा, प्लांट्स जो हैं वो एक गैस, अगर आपने अमोनिया गैस के बारे में सुना है, अमोनिया गैस का ये फॉर्मूला है NH3। तो इन फर्टिलाइजर में से गैस भी निकलती है जिसे कहा जाता है अमोनिया। और अमोनिया में क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन फिर कहाँ यूज होता है, प्लांट्स में। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। किसके लिए, ताकि वो ग्रो कर सकें, डेवलप हो सके उसकी उनकी। क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट भी नहीं बढ़ेगा, प्लांट नहीं बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली ये फिर हमारे जो इकोसिस्टम है और एनवायरनमेंट पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा अमोनिया, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर होगा तो बहुत ज़्यादा अमोनिया होगी तो ये प्लांट सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देती है। सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। ठीक है, सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। अब ये एसिड और बेसिक का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लिहाजा मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। मतलब आप इतना याद रख लो कि सॉइल का है ना एक पीएच लेवल होता है। अब आपने पीएच लेवल, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा, लेकिन एक पीएच लेवल होता है सॉइल का। ठीक है, अगर उस पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो सॉइल हो जाती है या तो एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी। जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है ना वो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगी, अगर 7 से ज्यादा होगा, अप टू 14 तक होता है ये। अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14, तो ये बेसिक हो जाएगी। और अगर इस तरह आ रहा है 6 5 4 3 2, तो ये एसिडिक हो जाएगी। तो पीएच लेवल्स होते हैं, 7 होगी तो ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी। ठीक है, तो सॉइल का एक लेवल होता है पीएच का। अमोनिया की वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। यानी कि सॉइल का जो पीएच लेवल होता है, पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अगर वो बिलो 7 हो जाएगी तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी। और एसिडिक का मतलब ये है मिनरल्स जो सॉइल के अंदर होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो उन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अमोनिया बहुत ज़्यादा हम एक्सेस अमाउंट में आपकी सॉइल के अंदर आ जाएगी तो ये भी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द प्लांट्स एज वेल एज द सॉइल। फिर पेस्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज पेस्ट प्रॉब्लम? पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स की वजह से इनकी प्रोडक्शन भी तेज होने लगती है। तो पेस्ट भी आपकी फसल वगैरह या प्लांट्स वगैरह को ख़राब करने लगते हैं। फिर न्यूट्रिएंट बैलेंस। इट इज़ रिकमेंडेड दैट न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप शुड बी केयरफुली बैलेंस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक fertilizer. It is critical to apply no more than it is needed. Any excess in nutrient will definitely develop pollution of any kind. ये बहुत सिंपल बात करिए, कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि किसी चीज़ की व्याप्ति होगी तो ऑब्वियसली वो नुकसानदेह और कमी होगी तो वो भी नुकसानदेह है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको बैलेंस रखना है, आपको चेक करना है आपकी सॉइल फर्टाइल है नहीं, आपके प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है नहीं मिल रही, तो ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और अगर जितना ज़्यादा यानी कि न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स की यानी कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जितनी ज़रूरत होती है बस उतना ही मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर मिलेगा तो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सही है, ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, जिसमें आते हैं सबसे पहले ये सारे कंपोनेंट्स हैं, टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स ये सारे जितने भी है ना, ये सब आपकी बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी सॉरी बोल रहा हूँ, फूड का पार्ट है, यानी कि फूड इन सब चीज़ों से मिलके बनता है।
ठीक है, इन सारी चीजों से, इन तमाम चीजों से मिलकर फूड बनता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, फाइबर, विटामिन एंड वाटर। ठीक है, वाटर तो अकेला कंपोनेंट होता है, लेकिन जब आप फूड खाते हो, तो जब आप खाना खा रहे होते हो तो उसमें भी वाटर का एलिमेंट शामिल ही होता है। यानी कि जब आप आ, कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह खा रहे होते हो तो उनके अंदर भी अपने जूसेस वगैरह होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, वाटर ही वाटर ही तो होता है, लेकिन उनमें कुछ कुछ ऐसे जैसे कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा क्वांटिटी होती है, कुछ में प्रोटीन की ज्यादा क्वांटिटी होती है, कुछ में मिनरल्स की होती है, कुछ में विटामिन्स की होती है। ठीक है, तो ये सारे मतलब उसमें जो भी आप फूड खाते हो, जो उनमें मतलब परसेंटेज वाइज ये कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। कुछ चीज़ों में वाटर ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर आप इंडिविजुअली भी पीते हो। ठीक है, कार्ब इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले आता है आपका, ये आपकी बॉडी का यानी कि जब आप फूड ऑब्टेन करते हो ना, तो ये आपको सबसे पहले एनर्जी इससे मिलती है। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी इससे मिलती है, और ये किन किन चीज़ों में होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको सिंपल पढ़ भी लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से आपको सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज इसकी सिंपल फॉर्म है। सिंपल यानी कि जब बिल्कुल ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और ये किस में होता है, शुगर में होता है। ठीक है, फाइबर्स में होता है, स्टार्च में होता है। ठीक है, जैसे ये सारे हैं। आप बहुत ज्यादा पास्ता वगैरह खाने के शौकीन हो, ब्रेड वगैरह, रोटी, चावल, इसमें ज्यादा जो होता है वो फ्रूट्स वगैरह में। इसके अलावा जो अ, चावल वगैरह हो गए, ये पोटैटोज, सब्जियां वगैरह, ये सब। इसके अलावा दाल वगैरह हो गई, बीन्स, ग्रेन्स हो गए। ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट इनमें मौजूद होता है। और कार्बोहाइड्रेट जब आप इसको इनटेक करते हो तो डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज फिर जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जबकि बॉडी इसको यूज करती है। प्रोटीन, प्रोटीन आपकी बॉडी को पूरा बनाता है। प्रोटीन की वजह से आपके स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, आपकी बॉडी की स्किन, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स। और इसके अलावा प्रोटीन आपकी पूरी बॉडी में जो है वो क्या फॉर्म करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, यानी कि बॉडी पार्ट्स प्रोटीन की से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो अच्छा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं इस प्रोटीन के। इसके अलावा प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, दे आर मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, जब इनिशियली एनर्जी की ज़रूरत होती है ना तो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर प्रोटीन का यूज होता है। प्रोटीन ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में रह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, आपकी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स हैं। 20 अमाइनो एसिड्स, देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स इन योर बॉडी। इसके अलावा जो सेल्स, टिश्यूज वगैरह बनते हैं, एनर्जी वगैरह भी प्रोटीन की वजह से, ये तमाम तर चीजें प्रोटीन की वजह से बनती है। ठीक है, फैट्स वगैरह, फैट्स मतलब जो आपकी बॉडी में जो चर्बी वगैरह जो होती है ना, जब आप बकरा ईद देखते हैं, वो जो वाइटिश कलर का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है गोश्त के साथ, दैट दोज आर द फैट। ठीक है, और ये फैट्स किससे मिलके बनते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज से मिलके बनता है। अच्छा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये भी केमिकल कंपाउंड है, इससे मिलके बनता है। आपकी बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी के लिए इसको यूज किया जाता है। ये सबसे लास्ट मटेरियल होता है, इनके पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है एनर्जी के लिए, जब वो खत्म हो जाता है फिर प्रोटीन पे आते हैं, फिर जब वो खत्म हो जाता है तो फैट्स पे आते हैं। ठीक है,
आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फैट से मिलके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, fats are the slowest source of energy but the most energy efficient form of food. The body deposits excess fat in the abdomen and underneath and under the skin to use when it needs more energy. The body may also deposit excess fat in blood vessels within organs where it block blood flow and damage organ, often causing serious disorder. अच्छा, some typical sources of saturated fatty acids. अच्छा, फैटी एसिड्स के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि फैट्स के बारे में बताया कि स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी कि सबसे देर में इनको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। पहले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फिर प्रोटीन होते हैं, फिर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपकी स्किन के नीचे और आपकी जो एब्डोमेन एरिया है ना, यानी कि आपके जो चेस्ट है, आपका चेस्ट से नीचे वाला जो एरिया है ना आपका, दैट इज नोन एज द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो है उस वहां पे फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में अगर, लेकिन अगर ये फैट्स ब्लड वेसल्स के अंदर बनना शुरू हो जाए तो आपकी ब्लड फ्लो जो है ब्लॉक हो सकता है, और इसकी वजह से काफी डैमेज हो सकता है ऑर्गन्स को, क्योंकि ब्लड ब्लॉक हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, तो उनकी वर्किंग रुक सकती है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि, यानी कि जहाँ से आपको फैटी एसिड्स जो हैं, फैट्स मिलते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये एग्जाम, फैटी कट्स ऑफ बीफ एंड लैम्ब, इस डेयरी फूड प्रोडक्ट, मिल्क, बटर, चीज, क्रीम, आइसक्रीम हो गया। ऑयल में भी होता है, ठीक है, ये कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कोको बटर, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स इन तीन चीज़ें मिलके बनते हैं, शुगर, स्टार्च, फाइबर, ठीक है। ये भी एनर्जी के लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए यूज होता है, लिखा हुआ है सारा, आपने लिखा लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं? शुगर, स्टार्च, फाइबर। फाइबर कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, यानी कि जब वेस्ट, जो आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर आ रहा होता है सॉलिड फॉर्म में, तो अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और अगर ज़्यादा फाइबर होगा आपकी बॉडी में, एक्यूरेट अमाउंट होगी, तो कॉन्स्टिपेशन से बचा सकता है। स्टार्च एनर्जी प्रोवाइड करता है, शुगर, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। प्रोटीन किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए। और जब सेल्स फट जाते हैं या फिर उनको डैमेज हो जाता है या टिश्यूज चोट लग जाती है आपको, तो ये प्रोटीन उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फैट एनर्जी के लिए और इंसुलेशन के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि इंसुलेशन का मतलब सर्दियों में स्किन के नीचे फैट्स ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है ताकि सर्दी कम लगे, ठीक है। इंसुलेट करना, इंसुलेशन का प्रोसेस होता है ये। अच्छा, फिर वाइटामिन, ये अभी हम नीचे पढ़ रहे हैं। वाइटामिन जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल जो कि फैट में डिजोल्व हो जाते हैं, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? वाइटामिन विच आर सोल्यूबल इन H2O, यानी कि जो कि H2O में यानी कि जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और ये जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि वो सॉल्वेंट जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट ज्यादा होती है, वो सॉल्वेंट जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट ज्यादा होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाता है वो। और ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, यानी कि ये इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, जैसे A, D, E, K, वाइटामिन A, वाइटामिन D, E, N, K, ठीक है। इसके अलावा ये विटामिन B एंड C वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि इनको वाटर में डिजोल्व किया जा सकता है। इनकी काइंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, किसमें कौन सोल्यूबल है। अच्छा, जब आप इस विटामिन B और C को कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन को अगर आप कुक करते हो तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। विटामिन C किसके अंदर होता है? ऑरेंजेस के अंदर होता है। विटामिन D किसके अंदर होता है? मिल्क के अंदर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। विटामिन के में अगर विटामिन, अब ये दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो है
यानी कि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो खून निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, खून रुकेगा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद विटामिन डी पे मैं आता हूँ। विटामिन सी में स्कर्वी हो जाता है। ये आपके माउथ के अंदर अ, जो गम्स है ना आपके, उनका डिसऑर्डर होता है स्कर्वी। जो मसूड़े होते हैं उनका डिसऑर्डर है। विटामिन बी बेरी बेरी, ये भी डिसऑर्डर है। ये आई का एक डिसऑर्डर है। अच्छा, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। नाइट विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, रात में जो है वो आपको सही सही से नजर नहीं आता, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। आई इन्फेक्शन हो जाता है, रफ स्किन हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। अच्छा, विटामिन डी रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलिशिया। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलिशिया जो है, ये बोन्स की बीमारी है। विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अ, ये जैसे रिकेट्स रिकेट्स क्या होता है, और ऑस्टियोमेलिशिया, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, यानी कि बोन्स का डिसऑर्डर है। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलिशिया, दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ बोन। और जब विटामिन डी की कमी होती है तो बोन्स आपकी कैसी हो जाती हैं, बेंड होना शुरू हो जाती हैं, बेंड, मुड़ना शुरू हो जाती हैं, बहुत आराम से मुड़ जाती हैं। तो इन सब को बचाने के लिए किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, विटामिन डी की। विटामिन के से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लीडिंग का मतलब जब खून निकलना शुरू हो जाता है, रुकता नहीं है, तो विटामिन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए में ज्यादातर आईज की प्रॉब्लम हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, आई इन्फेक्शन, रफ स्किन या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अच्छा, फिर विटामिन बी में बेरी बेरी होता है। अच्छा, बेरी बेरी जो है वो ये आई का कोई डिसऑर्डर नहीं है। मैंने विटामिन ए को देख के बोला था, सॉरी। तो बेरी बेरी जो है असल में एक आपकी बॉडी में होती है। आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा, डीएनए वगैरह का। तो उसमें एक बेस होती है, मतलब डीएनए में एक कंपोनेंट होता है थायामाइन। तो जब थायामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर एक कंपोनेंट होता है थायामाइन। थायामाइन की जब डेफिशिएंसी होने लगती है तो उस कंडीशन को बेरी बेरी कहते हैं। और बेरी बेरी की वजह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपने भी पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्कर्वी आपने पढ़ लिया। गम, यानी कि जब आपके मसूड़े होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स होती है। स्कर्वी में अगर विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वी हो जाता है, यानी कि गम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। और रिकेट्स और ऑस्टियोमेलिशिया में क्या होता है, बोन्स बैंड हो जाती हैं। मिनरल्स में आपको बता दिया है। अच्छा, मिनरल्स में ये सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, ये सारे मिनरल्स जो आपकी बॉडी को भी एज वेल एज प्लांट प्लांट को भी चाहिए होता है, ठीक है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, बहुत नाजुक हो जाती हैं, आराम से टूटने लगती हैं। तो इस वजह से मिनरल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का क्या रोल है कि अगर आपकी बॉडी में इतनी अमाउंट है कैल्शियम की जितनी ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन नहीं होती और किडनी स्टोन नहीं बनते। हाइपरटेंशन टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती आपको। और किडनी स्टोन्स नहीं होते। किडनी स्टोन सबको पता है, जो गुर्दे होते हैं उनके अंदर जो पत्थरी हो जाती है, तो उनसे बचाता है। आपकी बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, सही है। ये सारी एग्जांपल हैं, मिल्क, चीज, सोया बीन्स, ब्रेड,
नट्स, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब कैल्शियम की क्या है, सोर्सेज हैं, कैल्शियम यहाँ से मिलता है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में फेंटिंग, फेंटिंग मतलब बेहोश होने लगते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ और फिंगर्स एंड टोज। अच्छा, यहाँ पे एक इरिटेशन होने लगती है आपके फिंगर्स और टोज पे, एक इरिटेशन सी होने लगती है, यानी कि आपको उलझन महसूस होने लगती है, और वो आप ऑब्जर्व करते हो जब आप इसकी जो है वो क्या होती है, जब कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा, इसके अलावा सॉलोइंग में डिफिकल्टी होती है। सॉलोइंग मतलब जब आप निगलने लगते हो ना, जब आप निगलने लगते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। वॉइस चेंजेस ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द लिरिक्स, यानी कि जब आपकी आवाज में चेंज चेंज आने लगता है, आपका गला बहुत बैठ जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, वीजिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। मसल क्रैम्प्स, यानी कि मसल्स जो होते हैं वो अकड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। बहुत इन सब का मतलब आपने याद करना है, जो मैं बोलता जाऊं वो आप साथ साथ लिखते रहा करें। अच्छा, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ आयरन, यानी कि अच्छा, आयरन का क्या काम होता है। आयरन आपके ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जो आपने अभी चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है, और आयरन की वजह से ऑक्सीजन जो आती है ना हीमोग्लोबिन में, वो इस आयरन से जाके बॉन्ड बना लेती है, और ये फिर आयरन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। और अगर आयरन में मसला आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स। मायोग्लोबिन भी एक मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है, ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो आयरन अगर नहीं होगा तो ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज रहेगा, और जब ये चेंज रहेगा तो ऑक्सीजन भी आके बाइंड नहीं होगी। जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी तो ना ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का, ना वो स्टोर होगी ऑक्सीजन। जब ये चीज़ नहीं होगी तो आपकी बॉडी का फंक्शन चेंज होने लगेगा, आपकी बॉडी वर्किंग में यानी कि वर्किंग उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कम होने लगेगा। आपकी बॉडी की यानी कि क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली तो बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो डिस्टॉर्ट होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। ठीक है, अब आयरन की ये सारी हैं, बीन्स, लेंटिल्स यानी दाल वगैरह, टोफू एक तरह की चीज वगैरह होती है, पनीर वगैरह जो होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, पालक वगैरह, इसमें बहुत आयरन होता है। फिर एक्सट्रीम फटीग, थकने लगते हैं, पेल स्किन हो जाती है येलो कलर की, ब्रिटल नेल्स, नाखून टूटने लगते हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला, चेस्ट पेन, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कमजोरी होने लगती है, हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, टंग सूखने लगती है, और पुअर एपिटाइट इन इन्फेंट्स, यानी कि भूख का कम लगना बच्चों में इन्फेंट्स का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो भूख भूख का कम लगना। अच्छा, फिर आता है वाटर, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर आपकी बॉडी के बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में वाटर से मिलके भी बनी है, सेल्स वगैरह, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम जो आप पढ़ोगे उसमें भी वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड के अंदर वाटर होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलना शुरू हो जाता है, पसीने में, स्वेट में वाटर होता है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा वाटर की कमी हो जाए तो फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाए, वाटर की कमी हो जाए तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो अभी आपने पढ़े, लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ये वो डाइटरी फाइबर्स कहते हैं कि वो प्लांट के पार्ट्स जो आप खा सकते हो,
ठीक है, और ये फिर कहाँ डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, और शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है फाइबर की वजह से। फाइबर प्लांट का एक कंपोनेंट है, और ये प्लांट के कंपोनेंट के अंदर ये फाइबर मौजूद होता है, और सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होता है जो हम खा सकते हैं बस। और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, शुगर लेवल नहीं बढ़ता। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम एक पार्ट को रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी चीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे आगे।